नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14 जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए और प्रीवियस अगर पेपर को आपने देखा होगा तो 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं एकदम फास्ट वे में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा भी, कंप्लीट रिवीजन है ये। लेकिन रिवीजन में आपको हर एक एक पॉइंट मैं बताते चलूंगा और इसके नेक्स्ट क्लास में आपको सारे इसके एमसीक्यू भी, मैं अभी एमसीक्यू इसका तैयार कर ही रहा हूं, ठीक है। तो अभी और भी इसमें कुछ एमसीक्यू बचा हुआ जिसको मैं तैयार करके नेक्स्ट क्लास में, तो आज अभी थ्योरी देख लेते हैं एकदम फटाफट। और एक चीज और समझ लीजिए कि एनसीईआरटी में सतत पोषणीय विकास का कोई एक अलग चैप्टर नहीं है। आप जब क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो उसका जो पार्ट 2 आएगा यानी वॉल्यूम 2 में आपको एक चैप्टर है संसाधन, पहला चैप्टर ही है वो। इसी के अंदर आपको सतत पोषणीय विकास एक समझ लीजिए कि मतलब टाइटल है जिसकी चर्चा की गई है, ठीक है। बहुत डेप्थ में आपको संसाधन में आपको पढ़ाने वाला भी हूं अपने बैचेस में, और उसमें फिर सतत पोषणीय विकास को भी मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक झलक देख लेते हैं कि आपका एक झलक में ये समझना है कि ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बन जाएंगे आपके। लेकिन आपसे अनुरोध होगा कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर जो भी चीजें आप सोच रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या नेक्स्ट कोई टॉपिक चाहिए वो जरूर बताइएगा। और आपको मैंने एग्रीकल्चर का पार्ट 1 दे दिया है, पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने प्रॉमिस किया, बट आपका सपोर्ट नहीं होता है उस तरह का जिस तरह का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। और इसके बाद एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे सबमिट हुए हैं पर्यावरण से संबंधित जो आपके फैक्चुअल, जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन, क्वेटो सम्मेलन हुआ था, मतलब ये सब का उद्देश्य किस लिए किया गया था, कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए सतत पोषणीय विकास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से सतत पोषणीय विकास ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि संसाधन कहते किसको है भाई। देखिए, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं वैसे, अगर जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो। इससे पूर्व में एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए, संसाधन जो है हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। संसाधन हमें बनानी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं लोहे की, ठीक है। लोहा क्या है, एक संसाधन है जिसको हम क्या करते हैं, हम और आप आज यूज भी कर रहे हैं। आप अगर घर बना रहे हैं तो लोहे का ही छड़ी इस्तेमाल कर, हर एक चीज में आज क्या है भाई, लोहा का आपको अहमियत देखने को मिलता है। तो आपको प्रकृति जो है ना लोहा देती नहीं है, हमें इसको बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक खनिज मिलता है जो हमें प्रकृति देती है। ये प्रकृति क्या करती है, हमें खनिज दी है भाई। अब इस खनिज, जैसे कि आपने हेमेटाइट का नाम सुना होगा, है ना, हेमेटाइट का आपने नाम सुना होगा। तो इस हेमेटाइट से हम क्या करते हैं, लोहे का निर्माण करते हैं। अब इस निर्माण में क्या है, कुछ कॉस्ट लगेगा भाई। आप मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो भाई होगा ना, खर्च होगा, बिल्कुल होगा सर। यानी इकोनॉमिकली फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब इतना आप ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं और जो आउटपुट लोहा मिल रहा है इसका उतना यूज ही नहीं है मानव के लिए या देश के लिए, तो क्या आप उसको आगे इस्तेमाल करेंगे, नहीं। पहला, यानी आप क्या ध्यान रखते हैं, इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखते हैं कि आप जो भी संसाधन, जैसे कि लोहा एज ए प्रोडक्ट आपने निकाला है हेमेटाइट खनिज से, जो प्रकृति आपको ये खनिज देती है हेमेटाइट, तो ये आपके संस्कृति से, यानी कि आपकी जो कल्चर है उस कल्चर को भी क्या हो भाई, उस कल्चर को भी अडॉप्ट कर सके, मतलब हमारी जो कल्चर है वो कल्चर में भी क्या हो जाए, घुल मिल जाए। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट संस्कृति, और तीसरा क्या है भाई, पर्यावरण को भी क्या हो भाई, बहुत ज्यादा वो क्षति नहीं पहुंचाती हो। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये तीनों चीज जो मैंने आपको बतलाया है, ये तीनों चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है। और एनसीईआरटी का हर एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पर्यावरण में, देखिए हमारे पर्यावरण में अब मैंने आपको पढ़ाया, पर्यावरण मतलब क्या होता है, परि जोड़ आवरण। परि मतलब क्या है, चारों तरफ, आवरण मतलब कवर। तो आप चारों तरफ किससे हैं भाई, ढके हुए किससे से, एक जैविक और अजैविक घटक से। अब वहां तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये पर्यावरण का चैप्टर है। तो आप क्या है, पर्यावरण से क्या हुए हैं, ढके, पर्यावरण जो आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं जैविक और अजैविक घटक से। तो वहीं पे आपको क्या है, बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। यानी कि वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन वो संसाधन नहीं है, उसको आप क्या करते हैं, संसाधन बनाते हैं। बनाने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है हमें, आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिकली वो क्या होना चाहिए भाई, फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारी संस्कृति के लिए क्या होनी चाहिए भाई, वो भी एक संस्कृति से फ्रेंडली नेचर की होनी चाहिए, और पर्यावरण को भी वो क्षति ना पहुंचाती हो। समझ में आया ना।
तो जाकर के फिर हम उसको क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। क्लियर है भाई। यानी 3 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, इकोनॉमिकली, संस्कृति यानी कल्चर को भी वो इम्पैक्ट ना करे वो संसाधन, और तीसरा है पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचाए। समझ में आया। तो अब हो क्या रहा है, अब संसाधन जो हमारे पास है, अब देखिए संसाधन भी 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन है और एक मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मतलब ये क्या, प्राकृतिक संसाधन को भी मानव ही बनाते हैं, लेकिन वो जो सामग्री होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। जैसे हेमेटाइट खनिज हो गया, तो वो संसाधन क्या है भाई, प्राकृतिक ने, वो साधन क्या है, वो साधन हो गया। खनिज क्या हो गया, साधन है जिससे हम संसाधन बनाएंगे, तो वो खनिज प्रकृति ने दिया है। लेकिन मानवीय संसाधन जैसे कि जो मानव क्या करते हैं, उस संसाधन को क्रिएट करते हैं। तो ये 2 प्रकार के संसाधन है। लेकिन अब हो क्या रहा है, संसाधन का हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग यानी कि बहुत गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तालाब है, तालाब को सुखा करके हम पार्क बना दे रहे, ग्राउंड बना दे रहे, ऑफिसेस बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हैं। तो ये पर्यावरण के लिए क्या है भाई, क्षति पहुंचाया जा रहा। तो हम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं, या फिर जो संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम ध्यान नहीं रख पा रहे कि क्या ये पर्यावरण के लिए सही है भी या नहीं है। तो हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए क्या है कि आप जो संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले, जैसे कि अगर आप लोहा, आपके पास कोयला है, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, कोयला, अब कोयले का जो निष्कर्षण आप खनन करते चले जा रहे हैं और कोयला आप निकाले जा रहे हैं। भाई कोयला क्या है, अब ये आने वाले समय में कोयला क्या खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा, और आज आप आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी ना भाई कि जो हमारे पूर्वज रहे उन्होंने संसाधन का क्या किया, गलत तरीके से उपयोग किया। तो इसीलिए सतत पोषणीय विकास का अब हम आपको डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सतत पोषणीय विकास का डेफिनेशन को सुनिएगा, क्योंकि वहां से भी सतत पोषणीय विकास के डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, सतत पोषणीय विकास एक संतुलित विकास है, यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट है। बैलेंस डेवलपमेंट यानी कि संतुलित विकास कहने का मतलब क्या है, यानी कि बैलेंस बना करके हमें विकास करना, मानव का विकास करना हो या फिर देश का विकास करना हो, तो हमें एक बैलेंस बना करके, ऐसा नहीं है कि हम देश का विकास किए जा रहे हैं और पर्यावरण पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक और एग्जांपल मैं बता दूं, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए मानव भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। आप कहेंगे कैसे, कि देखिए मानव 2 प्रकार में, 2 आदमी का एग्जाम्पल लेता हूं। एक आदमी ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा तो नहीं है, बट ये पढ़ा लिख गया है। अब ये देश के विकास में काम आएगा, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहा होगा ये, या कुछ इन्वेंशन ही कर देगा, या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, या डॉक्टरी बन गया है तो वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, कोई ना कोई सर्विस, यानी देश के विकास के लिए, यानी कि मानव के विकास के लिए कार्य कर रहा। अब ये व्यक्ति क्या है भाई, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा अनपढ़ है। तो अब ऐसा नहीं कि हर अनपढ़ आदमी क्या हो जाएगा, मानव वो संसाधन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये इलीगल कार्य करने लग गया, तब ये फिर क्या देश के विकास के लिए, क्या मानव के विकास के लिए कार्य कर रहा, नहीं कर रहा, तो अब ये भाई क्या संसाधन नहीं होगा। अब ये व्यक्ति संसाधन, इसलिए मानव भी क्या एक संसाधन है। इसीलिए अब जनसंख्या को यहां से जोड़ करके सवाल बनता है कि देखिए देश की जो जनसंख्या, आज भारत की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक क्या, 1 नंबर पे है। 140 प्लस करोड़ आबादी है जनसंख्या। तो ये ऐसा नहीं कि आप पहले के समय में हम इसको नेगेटिव लेते थे कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो देश के विकास को क्या करेगी, वो क्षति पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये 140 करोड़ क्या हो गया, एक प्रकार से ये जो जनसंख्या है ये एक प्रकार से संसाधन है भाई। अब ये अच्छे से पढ़ लिख लें, अच्छी से इनको एजुकेशन स्किल डेवलप कर दिया जाए। अब इनके जनसंख्या जो लोग हैं, कोई गाने में बहुत अच्छे स्किल है तो गायन शैली में अब ये क्या करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, उससे देश का विकास होगा। कोई नाटक कर रहा, फिल्म बना रहा है तो उससे देश का विकास, लोगों को विकास हो रहा है, उसमें रोजगार मिल रहे हैं। कोई नृत्य शैली उसके अंदर स्किल डेवलप हुआ है तो नाच गान कर रहे हैं, खेल में जगत में अच्छा कर रहे हैं, देश का नाम, तो समझ में आ रहा है ना। तो मानव भी क्या है, जनसंख्या भी क्या है। अब वो एक नेगेटिव नहीं है देश के लिए, वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि मानव क्या होता है, एक संसाधन है। देखिए ये बहुत डेप्थ में जाकर के डिस्कशन करने वाला चैप्टर है संसाधन को, फिर हम आगे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड भी करते हैं, तो उतना भी हम लोग नहीं करेंगे। क्विक रिवीजन है ये, कंप्लीट रिवीजन करते हुए। तो एक संतुलित विकास समझ में आ गया, बिल्कुल।
अर्थात संसाधन का विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। तो संसाधन जो है उसका विकास हम उतना ही ज्यादा करेंगे जिससे कि हमें यह ध्यान रखना है कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताएं बाधित ना हो। जैसे कि मैंने कोयले का एग्जाम्पल दिया कि कोयला का आप जितना खनन कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ध्यान रखें कि जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, दूसरा आने वाली पीढ़ी भी उस कोयले का इस्तेमाल कर सके, उतना ही आप खनन करें। क्लियर हो गया। अब देखिए जो सतत पोषणीय विकास है, अब हुआ क्या कि जिस प्रकार से हम पर्यावरण का क्षरण कर रहे थे, पेड़ पौधे जंगलों की कटाई कर रहे थे, तो अब देखा यह गया कि पृथ्वी ही बीमार पड़ रही है भाई। यानी कि जिस पृथ्वी में हम आप यानी कि पूरी आबादी बस रही है, रह रही है, अभी इसकी ही तबीयत खराब हो रही है, तो बताइए आप और हम क्या बच सकते नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक संस्था की स्थापना किया गया, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास की क्या की गई, संस्था की स्थापना की गई। और इसने पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसको लेकर के क्या की भाई, बैठक की गई। और इसने सबसे पहला एक सम्मेलन कराया जिसका नाम ही दिया गया पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में इसकी प्रथम बैठक हुई। और इसी प्रथम बैठक में, ठीक है ना, सतत पोषणीय विकास की क्या की हुई भाई, चर्चा हुई, या फिर कह दिया जाए इसकी यहाँ पे स्वीकृति मिली। और इसमें बहुत सारी डिस्कशन हुई, जिसको मैंने कहा कि एक नेक्स्ट क्लास में एक सारे सम्मेलन की मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें डिस्कशन करते हुए खत्म करूंगा। बस अभी ये समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट डेवलपमेंट ने क्या की एक संस्था बनी जो पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं उसको रिलेटेड बैठकें होगी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और बातें हुई कि हर 5-5 साल में दूसरा फिर तीसरा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उसमें जो भी डिसाइड किया जाएगा वो सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें सतत पोषणीय विकास की बात हुई। और इसी में 21 एजेंडा, क्योंकि देखिए 1992 में ये सम्मेलन हुआ और इसके बाद क्या आने वाला था, 2000 यानी कि 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी में ये निर्णय लिया गया कि हर देश जो अपनी जलवायु या पर्यावरण से जो भी समस्याएं हैं, 21 समस्याएं यानी जिसको बोला गया 21 एजेंडा तैयार करेंगे और पर्यावरण के लिए एक कोष बनाएंगे, यानी कि फंड बनाएंगे, विश्व, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण कोष, जिसमें आप फंड एलोकेट करेंगे। अमीर जो देश है वो अधिक फंड डालेंगे, जो गरीब है जितना सक्षम है वो डालेंगे, ताकि जो गरीब देश है जो उसकी किस समस्याएं पर्यावरण से संबंधित है उस समस्याओं को दूर करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमीर देश बहुत सारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो क्या कर रहा भाई, देश को क्या कर रहा, देश को यानी पर्यावरण को क्या कर रहा, क्षति पहुंचा रहा। तो अमीर देश ज्यादा क्या कर रहा भाई, अब अमीर देश एक तो मशीन का इस्तेमाल, उपकरण का इस्तेमाल भी कर रहा है और जिससे पर्यावरण को हानि भी पहुंच रहा है। और ये गरीब देश इस्तेमाल नहीं भी कर रहा लेकिन भुगतान तो इसको भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अमीर देश क्या करेंगे, अधिक पैसा यहाँ पे डालेंगे और उस पैसे से जो गरीब देश है उसकी जो 21 समस्याएं हैं उसको दूर करी जाएगी। वो समस्याएं पर्यावरण से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये 21 एजेंडा को तैयार किया गया। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां से सवाल बनेगा कि कब 1987 में एक आयोग का गठन हुआ था, ब्रुंटड लैंड आयोग। देखिए ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी की लिखी गई सारी चीजें है। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य की। इसी रिपोर्ट से सतत पोषणीय विकास की उत्पत्ति की गई। ठीक है, सतत विकास शब्द का पहली बार 1980 में प्रयोग हुआ। एक कदम, ये तो पूछा भी गया है जेपीएससी में। 1992 में रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील की जो राजधानी है, इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सतत विकास की बात हुई और 21 एजेंडे की स्वीकृति प्रदान की गई। 21 एजेंडा का उद्देश्य क्या है, मैंने बताया कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। ठीक है, 21 एजेंडा का जो संबंध पूछा जाएगा किस समिति से, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण स्थिरता समिति से है। और इस समिति का अगर आपको पूछा जाएगा गठन या सम्मेलन कब हुआ था, तो ये भी 1980 में हुआ था। क्योंकि मैं क्वेश्चन देखा हूं कि ये पीसीएस में पूछा गया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अच्छा देखिए, सतत विकास का 3 इंपॉर्टेंट जो गोल है, फोकस याद रखना है आपको। एक, पर्यावरण का संरक्षण करना है, सामाजिक विकास करना है। और क्योंकि देखिए ये आप जो संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, तो इसी से 3 समस्याएं आपकी उत्पन्न हो रही है। 3 समस्याएं, जैसे कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, ठीक है ना, 3 समस्याएं जिसमें
आपका पहला हो गया पर्यावरण समस्या, यानी कि जो संसाधन का जो आप उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि पहला समस्या बन रहा पर्यावरण समस्या। पर्यावरण समस्या जैसे कि पृथ्वी क्या हो रही है, बहुत अधिक गर्म हो रही है, ध्रुव के बर्फ गल रहे हैं, समुद्र का जो जल स्तर क्या होता है वो नीचे चलता जा रहा है। उसके अलावे अब क्या क्या ओजोन परत का क्षय हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे सीढ़ी नुमा क्या किया जा रहा है, सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती की जा रही है, जिससे भूमि की क्या हो रही है भाई, वो जो लेवल है वो नीचे जा रही है। तो ये सब पर्यावरण समस्याएं हैं। जैसे कि सामाजिक समस्याएं जैसे कि अमीरी और गरीबी के बीच, ठीक है ना, अमीरी और गरीबी की समस्या। देखिए अमीरी गरीबी क्या होता है, कुछ नहीं, जो संसाधन का उपयोग कर पा रहा है वो अमीर हो गया, जो संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा वो गरीब हो रहा। और आर्थिक समस्याएं, यानी कि जो आर्थिक असमानताएं हैं, इसके कारण ये अमीरी गरीबी बन रहा है। जैसे कि 140 करोड़ जो आबादी है देश की, 140 करोड़ जो आबादी है, इसकी जो कमाई है, ठीक है, इसकी कमाई बराबर किसकी, मात्र देश की 10 जो अरबपति बोल लीजिए या जो अमीर लोग हैं उसकी कमाई के बराबर। तो ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये संसाधन के उपयोग करने के लिए इसके पास कई सारे टेक्नोलॉजी है, कई सारे फैक्ट्रियां उद्योग बना रहे हैं, जिसके कारण इनकी इतनी कमाई है कि कुल देश की जो आबादी उसकी कमाई के बराबर है। और इसी के कारण क्या है, ये अमीरी और गरीबी आ रही है। तो ये 3 समस्याएं सतत पोष ने विकास किया है, और इसी को दूर करने के लिए ये क्या किया गया था, आयोजित किया, फिर इसका प्रस्ताव किया गया था। पर्यावरण का संरक्षण करना, सामाजिक विकास करना और आर्थिक विकास करना, वही 3 बातें यहाँ लिखी गई है। और अगला पॉइंट है, वर्ष 2015 में कितने जो लक्ष्य का निर्धारण किया गया, तो 17 विकास का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। तो कब तक इसको प्राप्त करने का है, 2030 तक। अब देखिए 17 के 17 आपको याद होना चाहिए। पहला गरीबी उन्मूलन, ठीक है, नहीं दिख रहा, मैं ये देखिए ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ये आज नहीं करूंगा, कल जब मैं क्वेश्चन सेशन आपका करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अभी रेडी नहीं हुए भाई, बहुत सारे रेडी करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद में साथ में क्वेश्चन और ये नोट्स का भी शेयर कर दूंगा। भूखमरी से मुक्ति, लैंगिक, अच्छा तीसरे में है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ये पूछेगा, कोई भी नंबर का पूछ लेगा, ये नंबर के साथ आपको याद होने चाहिए 17 के 17, कुछ नहीं कर सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा। सर्वोत्तम शिक्षा, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता, सबके लिए जल एवं स्वच्छता, वहनीय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास, वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार की असमानताएं दूर करना, सतत शहर एवं संतुलित समुदाय, उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन को प्राथमिकता, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को प्राथमिकता, जलीय जीवों की सुरक्षा को वरीयता, उसके बाद है स्थलीय जीवों की सुरक्षा को महत्व देना, वैश्विक शांति एवं न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो ये 17 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। सतत पोषणीय विकास, इसके अलावा देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ आप पढ़ते रह जाइएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि भाई ये आपको एनसीईआरटी में जो आप पढ़ते हैं संसाधन चैप्टर, अब संसाधन चैप्टर को ही आपको जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ में, जिसमें नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, बहुत तरह की चीजें हैं, देखना होगा, तो वो तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन इसके बाद एक वीडियो आएगी सारे सम्मेलन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के 2 पार्ट अभी और आएंगे, देखते रहिएगा, चैनल विजिट कर लीजिएगा सारी चीजें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।